Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is continuous and comprehensive evaluation. I think you are very well aware with the acronym CCE. CCE को ही कहा जाता है. C stands for continuous and the second C stands for the comprehension and E stands for evaluation. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन. सो हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड कॉन्टिन्यूअस, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड कॉम्प्रीहेंशन एंड इवेल्युएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें इससे एडजॉइंट हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम सीसीई इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन. कैसे जो सीसी था हमारे सामने आया, क्या इसकी जो हिस्ट्री रही है. तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे सीसी की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उससे पहले हमारे पास कितने कमीशंस आए हैं. तो अगर मैं दो फेजेस में इसको डिवाइड करूं, सो वी हैव द प्री इंडिपेंडेंस फेज एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज. मैं सबसे पहले आपको ये बताने से पहले एक चीज और बताऊंगी. जब 2009 में आरटीई लॉन्च हुआ था, उसके साथ ये चीजें भी बोली गई थी कि वी हैव टू डू आर असेसमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन लाइफ स्किल्स वैल्यूज एटीट्यूड्स गेम्स स्पोर्ट्स, इन सारी चीजों का भी आप ध्यान रखोगे. सो वी कैन से दैट द इवेल्युएशन इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द स्कोलास्टिक एरिया एंड इट विल ऑल्सो कवर द को स्कोलास्टिक एरिया, विच मीन्स क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप करिकुलर एरियाज को भी काउंट करोगे और हमारे को करिकुलर एरियाज को भी काउंट करोगे. फिर सीसीई कैसे आया, बहुत सारे कमीशन हुए, सबने अपनी अपनी अथॉरिटीज पे बात करी, कमीशन पे बात करी. तो हमने नीव फाउंडेशन कहाँ से रखनी स्टार्ट करी है. बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करूं तो हमारे पास आए हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टोग कमीशन एंड सर्जेंट प्लान. इनकी डिस्क्रिप्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास कौन कौन से कमीशंस आए थे. फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस में आया हमारे पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. ये इसको राधा कृष्णन कमीशन को भी बोला जाता है एंड ये जस्ट आफ्टर आर इंडिपेंडेंस आया था. हमने 1947 में अपनी आजादी गेट करी एंड आफ्टर दैट 1948 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आ गया. फिर हमारे पास दूसरा कमीशन था मुदलियर कमीशन, जो कब आया था 1952 में. इसे बोला जाता था द सेकेंडरी एजुकेशन. ये चीज आप एक हायरार्की में याद रख लो कि पहले हमारी यूनिवर्सिटीज पे बात हुई कि अपर लेवल को कैसे अच्छा किया जाए, देन हम सेकेंडरी लेवल पे आए. देन इसके बाद आया था भोपाल सेमिनार ऑन एग्जामिनेशन. इसके बाद जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म करने की बात थी वो आए थे, मैं डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगी आपको. एंड इसके बाद आया था हमारे पास कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन आया था हमारे पास 1966 में. ओके एंड देन हमारे पास आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. एक 68 में आई थी, ये भी ध्यान रखना, और एक 86 में आई थी. देन वी हैव द प्रोग्राम ऑफ एक्शन. इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया POA, ये 1992 में आया था. एंड इसके बाद हमारे पास आया है एनसीएफ. एनसीएफ भी हमारे पास 4 आ चुके हैं, 1975, 80, 2000 एंड 2005. ठीक है, सो वी विल डिस्कस वन आफ्टर वन. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया, 1948. इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को. राधा कृष्णन सबसे पहले भगवान जी आए थे पृथ्वी पे, विच मीन्स राधा कृष्णन. उसके बाद उनके हाथों में क्या थी, मुरली, जिसके थोड़ा सा रिजेंबल करता है मुदलियर कमीशन. एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास आया कोठारी कमीशन. So what is the University Grant Commission stated that the University Grants Commission stated that we have to do a lot of work on the field of education. So हमने जो भी सब्जेक्ट बनाए हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए और कोर्स के जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसे रिकमेंड करी गई कि अलॉटेड जितना भी काम उस कोर्स के अंडर है हम उन्हें कंप्लीट करा सके. देन सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या कहा था, द फाइनल असेसमेंट ऑफ द पीपल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द इंटायर रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. की लास्ट में जो पेपर होते हैं उस पे ही नहीं पूरा जो बच्चे का असेसमेंट है मूल्यांकन डिपेंड करना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने और चीजें क्या कही कि बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए स्कूल का जो पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है ड्यूरिंग देयर लर्निंग सेशंस, उनका भी ध्यान रखोगे. देन भोपाल सेमिनार ऑन एग्जामिनेशन, क्या इन्होंने क्या कहा था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एक सेमिनार रिफॉर्म करा था. किसके ऊपर, एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करने के लिए. इन्होंने क्या कहा,
द स्टूडेंट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड पास और फेल ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। आप सिर्फ लास्ट में मूल्यांकन करा के किसी बच्चे को पास या फेल नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द स्कूल शुड नॉट बी गिवन ड्यू टू इम्पोर्टेंस। यहाँ ये मतलब है बच्चे को जो जैसा उसका प्रदर्शन है उसको उचित महत्व दिया जाए, ना कि सिर्फ उनकी पेपर की जितना उन्होंने लिखा है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो टोटल मार्क्स होते हैं ना किसी के भी, मान लो 100 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें से जो 20 मार्क्स की असेसमेंट है वो इंटरनल काउंट हो। इंटरनल मतलब उसने पूरे थ्रू आउट द ईयर क्या क्या कार्य किए हैं। After that, Kothari Commission stated that on the completion of course at the end of lower and higher stage, the student should receive a certificate from the school also giving the record. कोठारी कमीशन ने एक बात और बताई कि जैसे ही बच्चा अपनी कक्षा को पास कर ले उसके बाद हमें उनके रिकॉर्ड को बनाने के लिए, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को बनाने के लिए आपको एक रिपोर्ट कार्ड बच्चे को प्रोवाइड करनी है जिसमें उनके पास पूरा ब्यौरा हो कि इन्होंने थ्रू आउट द ईयर क्या क्या गेट किया है मार्क्स के रिगार्डिंग। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड। जैसे हमारे एग्जामिनेशन रिफॉर्म में पहले ही बात हो चुकी है कि 80+20 का फॉर्मूला चले, तो इन्होंने भी बात दी कि बच्चों को जो है इंटरनल असेसमेंट भी कंडक्ट कराए जाएं जिससे कि बच्चे ने कॉम्प्रीहेंशन के साथ कितना काम किया है और कॉन्टिन्यूसली उसका इवेल्युएशन कैसे होते रहे। तो वी हैव टू असेस देयर एटीट्यूड, देयर इंटरेस्ट एंड देयर एबिलिटी एंड ट्रेट्स, हाउ शी और ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इंटरनल असेसमेंट में और क्या क्या चीजें करी जाएंगी, बच्चे के अचीवमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा एंड बच्चे के साथ वी हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ द लर्नर। देन कोठारी कमीशन की रिपोर्ट ने क्या क्या इशू किया, एग्जामिनेशन रिफॉर्म भी इशू किया जिसके अंदर बच्चे की कॉन्टिन्यूअस अचीवमेंट देखनी है, ना कि सिर्फ एट द एंड। ठीक है, ये मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास एनईपी आई 1986। NEP has strongly recommended the continuous comprehensive evaluation incorporate the both। 1986 ने क्या कहा है, NEP 1986 stated that we have to assess the child on both of the aspect, like कौन कौन से करिकुलर प्लस को करिकुलर दोनों एस्पेक्ट्स पे हमें बच्चों से बात करनी है, उनको असेस करना है। इसके बाद 1986 ने एक बात और कही, वी हैव टू टेक द फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। इसके बारे में मैं आपको इसी क्लास में आगे बताऊंगी कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होते क्या हैं। देन आफ्टर दैट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया NCF 2005। इन्होंने भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात की एंड ये कहा कि बोर्ड को लॉन्ग टर्म जो मेजर है उसको छोड़कर स्टूडेंट को कॉन्टिन्यूसली असेस करना चाहिए। आपको एक मैं चार्ट जरूर बताना चाहूंगी। हमारे पास होते हैं एस्पेक्ट्स में क्या होते हैं हमारे पास, एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट में हमारे पास दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इसके बाद हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं बच्चों को जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। टेक्निक्स में हमारे मेथड्स आ जाएंगे, जैसे प्रोजेक्ट मेथड आ गया, डिस्कशन मेथड आ गया, लेक्चर मेथड आ गया, ये सारे आ जाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमारे यूनिट टेस्ट आ जाएंगे, पीरियोडिकल टेकन टेस्ट आ जाएंगे एंड समेटिव में आएंगे हमारे SA1 या SA2 जो हमारे समेटिव असेसमेंट होते हैं वो। इसके बाद मेरे पास वो है टूल्स क्या होते हैं, टूल्स फॉर कंडक्टिंग द असेसमेंट कंडक्टिंग करने के लिए भी हमारे पास 3 टूल हैं। टूल नंबर 1 हमारे पास है क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड टूल 2 हमारे पास है ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड टूल 3 हमारे पास प्रोजेक्टेड एज या प्रोजेक्ट मेथड। सो क्लोज एंडेड में हमारे पास आ जाएंगे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, जितने भी शॉर्ट टाइप के हैं ना, मैच द फॉलोइंग, ये हमारे किस में आ जाएंगे, MCQs। ये क्लोज एंडेड है, इनमें एक ही आप आंसर देने के बाद आपका आंसर क्लोज कर लिया जाएगा। क्लोज करने का मतलब आपके पास एक ही बाउंड्री है जिसके अंदर ही आप आंसर कर सकते हो। ओपन एंडेड क्या होते हैं, जिसके अंदर आप अपने रिफ्लेक्टिव लेवल के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। इसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट में आ जाएगा किसी प्रकार का प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, ये हमारे किसके अंडर आ जाएंगे, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। एस्पेक्ट्स में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। उसके बाद मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं। टेक्निक्स में हमारे सारे मेथड ऑफ टीचिंग आ जाएंगे एंड इसके बाद मैंने आपको बताए हैं टूल्स में आपके पास 3 टाइप के टूल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ CCE। मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया कि कहाँ से कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन करने की बात चली और कैसे कैसे ये बात NCF पे आने के बाद को करिकुलर एंड करिकुलर दोनों एक्टिविटी को असेस करने की बात हो गई थी। अब CCE स्टैंड फॉर द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ये मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में ही बताया। द एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब जो सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है
एंड इवेल्युएशन मतलब बच्चे को ऐसे असेस करना कि बच्चे के हर एस्पेक्ट का आप पता लगा पाओ। सो कॉन्टिन्यूअस विच इज रेफर्स टू द रेगुलर असेसमेंट ऑफ द लर्नर, इसमें बच्चे को रेगुलरली हमें असेस करते रहना है कि बच्चे ने कितना सीखा। इफ चाइल्ड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हम उसका असेसमेंट टाइम टू टाइम कर सकते हैं और ऐसा असेस कर सकते हैं कि बच्चे को डायग्नोस और रेमेडीज भी प्रोवाइडेड हो। नेक्स्ट आता है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव नॉट जस्ट डीलिंग विद द रिटन, ये बच्चे ने कैसा लिखा उससे ही आप बात कर लोगे। इट डील्स विद द करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। एंड इवेल्युएशन क्या होता है, बच्चे की अचीवमेंट को रिकॉर्ड करना, बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को क्या करना, असेस करना। नेक्स्ट है CCE refers to the system of school based evaluation of the student that covers all aspect of the student। तो CCE क्या कर रहा है, बच्चे के डेवलपमेंट में जितने भी एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं सबको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म CC कॉन्टिन्यूअस मीन्स एम्फेसिस ऑन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे लाइफ स्किल होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, प्रोजेक्ट मेथड स्किल हो गई, कलेक्शन स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल होगी। तो हम सारी एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, उसके बाद हम उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख रहे हैं। तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, रेगुलरिटी, हमें रेगुलर टाइम इंटरवल पे बच्चे को असेस करते रहना है। दूसरा हमें देखना है फ्रीक्वेंटली बच्चों को यूनिट टेस्ट उनके साथ साथ करा देने चाहिए। एंड आफ्टर दैट इफ चाइल्ड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो हमें बच्चों को डायग्नोस करना है, देन उसके करेक्टिव मेजर मींस रिमेडी करानी है, उसको रीटेस्ट करना है कि बच्चे का अब लेवल क्या है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रोवाइडेड द फीडबैक टू द लर्नर्स। तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब पता चला जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हो, बच्चे के करिकुलर, को करिकुलर, ऑल द एस्पेक्ट्स। एंड इसमें आप कौन कौन से डोमेन्स या कौन कौन से लर्नर्स डेवलपमेंट एरियाज ले रहे हो, नॉलेज बेस्ड, जिसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, अपने क्रैमिंग लेवल पे है, बच्चा सिर्फ अपनी नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे बच्चा चीजों को अंडरस्टैंड करके कलेक्शन कर रहा है। अप्लाइंग, उन्हीं जो उसे नॉलेज मिली है उसको अप्लाई कर रहा है। एनालाइजिंग, उस जो भी उनके सामने स्टफ है उसको एनालाइज करके ये पता लगा पा रहा है कि इसके अंदर गिवन क्या है। एंड दैट चाइल्ड हैव टू इवेल्युएट दैट सिचुएशन एंड आफ्टर दैट अगर उसे पूरी नॉलेज हो गई है उसके बारे में, नाउ ही और शी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ न्यू सिचुएशंस और न्यू सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव फॉर देयर प्रॉब्लम्स। देन इसके बाद हमारी एनईपी की रिकमेंडेशन क्या थी, द स्कीम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन में भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ऑपरेटेबल, काम किया जा सके जिसपे। और जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर जैसी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके कंपल्शन बना के, मतलब बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को असेस करना है, ऐसे हमें बात करनी है और ऐसे ही एविडेंसेस किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करने हैं या स्कूल्स को प्रोवाइड करने हैं जिससे बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को असेस किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CCE, क्या हमारे उद्देश्य हैं, क्यों हम कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि बच्चे के तीनों डोमेन्स पे बात हो। तीनों कौन कौन से डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव जिसमें संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि से रिलेटेड सारी चीजें की बात की जाती है, साइकोमोटर जिसमें बच्चों के फिजिकल सारी अपीयरेंस उनको कैसे काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। एंड देन इसके बाद होती है हमारी अफेक्टिव विच डील्स विद द भावनात्मक कौशल, मतलब बच्चों की फीलिंग से रिलेटेड है। ये बच्चों के थॉट प्रोसेस पे कैसे काम कर रहा है, कैसे जो मेमोराइजेशन हो रही है हम उसे हटा सके और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सके। इवैल्यूएशन को इंटीग्रल पार्ट बनाना है। इंटीग्रल पार्ट बनाने का मतलब है सारी ही एक्टिविटी का अभिन्न अंग है, हमें बच्चों को हर एक एक्टिविटीज पे क्या करना है, असेस करना है। एंड इवैल्यूएशन ये भी कहता है कि किसी बच्चे को किस तक पहुंचाने के लिए, अचीवमेंट तक, उसके अचीवमेंट रिकॉर्ड करने से पहले बच्चों की इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो अगर बच्चा कोई भी प्रॉब्लम या किसी प्रकार की सिचुएशन को फेस कर रहा है। नेक्स्ट है टू इवैल्यूएशन एज द क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस। इवैल्यूएशन को ऐसा मानना है कि बच्चे की परफॉर्मेंस जो है उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बना दे कि बच्चे को इतना को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंडल्ज होना जरूरी है। उसके बाद यूटिलिटी और इफेक्टिवनेस कि आप जो भी प्रोग्राम या जो भी पढ़ाई करा रहे हो उसका कोई प्रयोग भी है या नहीं है। एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने हैं कि अगर लर्निंग एनवायरनमेंट ठीक है या नहीं है, और ऐसा प्रोसेस बनाना है जो कैसा हो, हमारा लर्नर सेंटर्ड हो और सेल्फ असेसमेंट करना भी बच्चे जाने क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे। उसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या लक्षण है या क्या गुण है हमारे CCE के, बच्चों में टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करना, दोनों एरियाज चाहे स्कोलास्टिक है या को स्कोलास्टिक है उनको क्या करना, कवर करना, मल्टीपल टेक्निक यूज करना, रिप्लेस करना एग्जामिनेशन, जो हमारा अर्लियर रिजिड एग्जामिनेशन पैटर्न था, जो कठोर व्यवस्था थी, उसे रिप्लेस कर देना, असेसमेंट को पूरे साल तक चलाना और बच्चों को उनके अंदर एक ऐसी लर्निंग की भावना को जागृत करना जिससे कि बच्चे क्या कर सके, कंसीव कर सके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को।
एंड इसके अंदर जो जजमेंट है वो पार्शियल ना हो, आपकी जो डिवाइसेस हैं वो सारी चीजों को एस्पेक्ट को देखें। को होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का जो है चहुं ओर से उनका विकास देखा जा रहा है। असेसमेंट जो है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ज्यादा करनी है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब हमें लर्निंग को जज नहीं करना है, लर्निंग के लिए असेसमेंट करनी है कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। रेगुलर असेसमेंट करते रहना, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे बात करनी है, नेगेटिव रिमार्क्स बच्चों को नहीं देने हैं। फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन दोनों टाइप पे आपको असेसमेंट करनी है। पीरियोडिक टेस्ट भी आप लेते रहोगे एंड इसके साथ साथ हम बच्चों को एक्टिविटीज भी परफॉर्म कराएंगे जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट बात आती है हमारी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। एनसीईआरटी हैज एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पे क्या बात हुई है, असेसमेंट जो था स्कोलास्टिक एरिया इनफॉर्मली और फॉर्मली सिर्फ इन्हीं पे किया जाता था, बट अब ये बात हुई है कि हमें अपना असेसमेंट कॉन्टिन्यूअली करना है और पीरियोडिकली भी करते रहना है। एंड इफ द स्टूडेंट हैव द पुअर परफॉर्मेंस तो उसको डायग्नोज करना है और उसकी रेमेडी प्रोवाइड करके हमें उस बच्चे को रीटेस्ट भी करना है कि बच्चे अब इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारे को स्कोलास्टिक, ये तो हमारे स्कोलास्टिक के थे कि बच्चे को टाइम टू टाइम असेस करते रहना है और अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो दोबारा से उसको रेमेडीज दो, डायग्नोज करो, रेमेडीज दो और दोबारा से रीटेस्ट करो कि बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस को अचीव किया है या नहीं किया है। को स्कोलास्टिक में ये है कि हमें बच्चों की जो इंटरेस्टेड या फिर जिसमें बच्चा प्लेजर फील करता है वो स्किल क्या है, लाइफ स्किल को देखना है कि वो किसमें अच्छा काम करता है, उसके लिए चेकलिस्ट भी बना सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शंस, क्या कार्य हैं सीसी लाने का, कि वो रेगुलर असेसमेंट करते रहें, नियमित मूल्यांकन करें, टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बन जाए, वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए और वी हैव टू नो द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ बोथ ऑफ द स्टूडेंट। हर एक एटीट्यूड या उनका इंटरेस्ट के एरिया को पकड़ो, डिसीजंस बनाओ, सेल्फ लर्निंग की हैबिट्स डेवलप करें, सेल्फ असेसमेंट की हैबिट डेवलप करें और बच्चों में प्रोग्रेस करने का कार्य करें। नेक्स्ट आता है असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन सीसी। अब आपको असेसमेंट करनी कैसे है, तो देखो स्कोप, इसमें सबसे पहली बात तो आपको असेसमेंट में मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आपको दोनों एरियाज पे बात करना है। बच्चे रेडी हैं तो उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी हमें तीनों टाइप से जांचनी है, कोग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन, तीनों पे जानना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो अफेक्ट करें कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बच्चों के सामने बनाई है, असेसमेंट इन सीसी की बात कर रही हूँ, अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बना के दी है बच्चों को तो वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ये हरमन एंड कुंथ ने कहा था कि अगर असेसमेंट करना चाहते हो तो जो भी आपने स्ट्रेटजीज बनाई है वो इफेक्टिव हो, क्रेडिबिलिटी बच्चों की सक्सेस पे जाके रुके और ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी परफॉर्मेंस बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे लेके जाए हम कि जिससे बच्चा जो है होलिस्टिकली डेवलप हो जाए, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का हो जाए। तो मैंने आपको क्या कहा, जो हमारी स्कोलास्टिक थी जिसके अंदर आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस काम कराना है, टाइम टाइम पे असेस करते रहना है, पुअर परफॉर्मेंस को कम करना है और उसके बाद डायग्नोस करना है, देन रेमेडी देनी है एंड देन रीटेस्टिंग करनी है। और अगर मैं स्कोलास्टिक पे बात करूं तो बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स को क्या करना है, बढ़ावा देना है और उनके परफॉर्मेंस एंड इन्फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप, दो टाइप के असेसमेंट है हमारे पास, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, जिसके अंदर टीचर्स बच्चे को असेस करना चाहते हैं उनकी प्रोग्रेस से और उनका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, यही टीचर का मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे बच्चे टीचर्स क्या चाहते हैं, एक स्पेसिफिक फीडबैक चाहते हैं बच्चों से कि उन्होंने अचीव किया है या नहीं किया है, उनके ऑब्जेक्टिव बच्चों के सामने बताना चाहते हैं। देखो बच्चों, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य ये था कि आपको यहाँ तक का समझ आ जाए। जैसे मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अब तक सीसीई समझ आ गया होगा, हम अब उसके टाइप्स कर रहे हैं। तो बच्चों की परफॉर्मेंस देखनी है, कॉन्टिन्यूअसली असेस करते रहना है, बच्चों के पार्टिसिपेशन को रिकॉर्ड करना है। एफएस जब बच्चे देते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा जितने भी लेवल पे उससे ज्यादा इंप्रूव करे। प्री डिसाइडेड कैटेगरी को बच्चा या फिर क्राइटेरिया को बच्चा इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर यूनिट का ही आप असेस करोगे, मतलब उसके यूनिट के बारे में समझाया या नहीं आया है। बच्चों की परफॉर्मेंस इनहेंस करनी चाहिए और जो लर्निंग है उनकी स्ट्रेस फ्री रहे और उनके हर एक एरियाज जो हैं डेवलप्ड हो जाएं। बच्चों को मोटिवेट करने का काम करे। स्ट्रेस फ्री असेसमेंट मतलब यहाँ पे कोई बच्चों को बर्डन नहीं दिया जा रहा कि आपको पूरी पूरी बुक रट के आनी है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट ऑन अ स्पेसिफिक कंटेंट। डेफिनेशन की बात करूं, ब्लैक एंड विलियम क्या कहते हैं, इट मीन्स नो मोर देन द असेसमेंट इज कैरिड आउट फ्रीक्वेंटली एंड इज प्लान्ड एट द सेम टाइम एज अ टीचिंग। यहाँ पे कहने का मतलब है
कि जो मूल्यांकन है वो बार बार किया जाता रहना चाहिए और आपको ऐसी योजनाएं बनानी है जो आपकी शिक्षण के साथ साथ, टीचिंग के साथ साथ लर्निंग को भी इनहेंस कराने का काम करें, मतलब प्लान करके चलोगे ये सारी चीजें भी। सैडलर कहते हैं इट इंक्लूड्स बोथ फीडबैक एंड सेल्फ मॉनिटरिंग, ये आपको फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहा है और आप जो सेल्फ मॉनिटरिंग है वो भी करते जा रहे हो, मतलब टीचर्स भी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू सम अप द लर्निंग। समेटिव असेसमेंट कराई किस लिए जाती है कि आपने जो भी लर्निंग किया है अब हम उसे सम अप करने जा रहे हैं, अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो इवेल्युएशन किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है? The summative assessment test to other graded evaluation must be demonstrably reliable, valid और free of biasness। कैसा होना चाहिए? मतलब किसी विश्वसनीय हो, किसी भी प्रकार की जो बायसनेस है वो उसके अंदर ना हो, एंड ऑफ द कोर्स हो। सेकेंडली, बच्चों के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, अब ये समझा जाता है कि बच्चों ने वो अचीव कर लिए हैं, तो अब हम बच्चों को असेस करने जा रहे हैं कि हाउ मच दे अचीव्ड, कितना उन्होंने किया है। ये हमारे ईयरली भी हो सकते हैं समेटिव असेसमेंट और हाफ ईयरली भी हो सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन एंड होम एग्जामिनेशन आल्सो इंक्लूडेड इन द समेटिव। ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस टीचिंग की जानती है और ये लर्निंग का असेसमेंट है, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। और इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज किए जाते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब बच्चों को इतने पार्ट्स मिलेंगे, इतने पार्ट्स का मार्क्स मिलेगा, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना है, इससे क्या होगी, ड्रॉप आउट कम होगी बच्चों की, रेगुलर असेसमेंट होती रहेगी, तो बच्चों को आप कॉन्सेप्चुअली देख पाओगे कि उन्होंने कितना लर्न किया है, नहीं किया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फ्रेंडली एनवायरनमेंट उन्हें मिलेगा। और जब हम सिर्फ करिकुलर की, सिलेबस की, कंटेंट की बात करते रहते हैं तो बच्चों की जो लाइफ स्किल है हम उनके बारे में भूल जाते हैं, तो उस एस्पेक्ट पे भी हम बच्चों पे ध्यान देंगे, जिससे बच्चा तीनों डोमेन्स में, तीनों एस्पेक्ट्स में क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा और बैलेंस रहेगा, मतलब फिजिकल में भी, इमोशनल में भी और मेंटल कॉग्निशन में भी। रेमेडीज प्रोवाइडेड होगी, क्रिएटिव टीचिंग होगी एंड स्टूडेंट आल्सो डेवलप द ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बच्चे को देना जिसके अंदर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए एंड यू आर डीलिंग विद द चाइल्ड 1-to-1, जिसमें बच्चा भी अवेयर है। और हमारे ऑब्जर्वेशन में बच्चा अवेयर हो, नॉट ऑलवेज बट कई टाइम होता है, बट ऑब्जर्वेशन मेथड में बहुत चांसेस है कि बच्चा अवेयर नहीं है कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड में बच्चा अपने आप लर्न करता है और आप देख रहे हो कि अगर आपने टीचिंग लर्निंग कराई है तो बच्चा उसे रिफ्लेक्ट करके कैसे लिख रहा है, लिखने के तरीके क्या है और अपनी सिचुएशन को कैसे डील कर रहा है। अब हम थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे द इंटरव्यू मेथड। फर्स्ट, द इंटरव्यू मेथड अकॉर्डिंग टू गैरी डेजलर, एन इंटरव्यू इज अ प्रोसीजर डिजाइंड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन, ऑरल रिस्पॉन्सेज और ऑरल इंक्वायरी। यहाँ पे पूरा का पूरा चीजें किस चीज पे डिपेंड करती हैं कि बच्चा कैसे चीजों का बोल के जवाब देता है, बोल के कैसे जवाब देता है अगर उससे ओरल मौखिक किसी भी प्रकार की पूछताछ की जाती है। अकॉर्डिंग टू थिल एंड बूव, एन इंटरव्यू इज एन प्लान्ड कन्वर्सेशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, जिसके अंदर जो बच्चे के साथ जो है प्लान्ड कन्वर्सेशन की जा रही है, लोगों से बिल्कुल साक्षात करके योजना बना के चीजें करी जा रही हैं और कुछ उद्देश्यों के साथ, तो आप उसे इंटरव्यू बोलोगे। एक चीज और ध्यान रखना है, इंटरव्यू इट इज अ 1-to-1 कन्वर्सेशन ऑफ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। मैंने बोला है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है एंड इंटरव्यू WEE जो इंटरव्यू दे रहा है। आपके इंटरव्यू में क्या होता है जो मैं बताने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। सबसे पहले इंटरव्यू के अंदर आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे भी पहले आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा कि आपका इंटरव्यू किस चीज पे होने वाला है। इसके बाद आपके मेंबर्स डिसाइड होंगे कि मेंबर इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा, ग्रुप इंटरव्यू होगा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, पैनल मेंबर की तरह भी इंटरव्यू होते हैं, तो ये सारी मेंबरशिप यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में भी डिसीजन होगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे या क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद यहाँ पे इंटरव्यूअर को इंटरव्यू है जो देने वाला है वो उससे जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपने अकॉर्डिंगली उन चीजों को क्या करेंगे, आंसर करेंगे और उसके आंसर्स को एनालाइज करके हमारे इंटरव्यूअर उसको क्या करेंगे, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड इंटरव्यू। एक अच्छे इंटरव्यू की क्या विशेषताएं हैं।
तो फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द रिपोर्ट, सबसे पहली चीजें हैं कि हमारा जो रिस्पोंडेंट है, जो हमें इंटरव्यू देने आया है, उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाओ। मतलब संबंध बनाने का मतलब यहाँ पे पहले उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दो कि हाँ इसके बाद आप क्वेश्चन पूछने वाले हो। कंसिडरिंग द सिचुएशन, पहले परिस्थितियां देखो, माइंड सेट देखो, एंड आफ्टर दैट हमें इंटरव्यू कंडक्ट करना स्टार्ट करना है। गुड इंटरव्यू में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि सब अपने इन्फॉर्मेशन को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं और सेंसिटिव इशू पे बात नहीं करनी है। एक गुड इंटरव्यू के अंदर सिस्टमेटिक पैटर्न होगा, कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं रिवील की जाएंगी, और अगर आपके क्वेश्चन कैसे भी ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, तो साथ साथ हमारा जो रिस्पोंडेंट है उसको क्या करने का, थोड़ा इंक्रेज करने की भी ड्यूटी होती है इंटरव्यूअर की। अब बात करते हैं हमारे टाइप्स पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड एंड ओपन एंड क्लोज एंडेड। स्ट्रक्चर नाम से समझ आ रहा है जिसकी पूरी स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड है, ऑब्जेक्टिव, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, फीडबैक, एनालिसिस, ये सारी चीजें अगर बिल्कुल प्री प्लान की गई है, हमारी सीक्वेंशियल है, तो आप उसे स्ट्रक्चर्ड बोलोगे। तो देखते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यूज हमारे फॉर्मल इंटरव्यूज हैं जिसके अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, और इंटरव्यू पूरा अच्छे से क्या किया गया है, स्केड्यूल किया गया होता है, और क्वेश्चन भी एडवांस में ही प्रिपेयर कर लिए जाते हैं कि आपको यही पूछना है। एंड लिमिटेशन लाइक लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। और स्ट्रक्चर इंटरव्यू के अंदर आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए जाएंगे और फेयरली किया जाएगा क्योंकि सबसे समान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा, इस टाइप ऑफ इंटरव्यू की एक थोड़ी सी लिमिटेशन है कि आपके पास लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आप क्वेश्चंस अपने पास से डिजाइन नहीं कर सकते और आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसके अंदर इंटरव्यूअर अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछ सकता है और ये इनफॉर्मल सेटअप में होता है। यहाँ पे ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया है, रिस्पोंडेंट को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, टाइम भी कंज्यूम अगर ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड के अंदर टाइम भी बिल्कुल, पीरियड ऑफ टाइम भी आपको फिक्स्ड दिया जाएगा और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। सो नेक्स्ट आता है हमारा ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन ज्यादा देनी है, मतलब आपको व्याख्यान ज्यादा करना है और डिटेल्ड स्टडी आप चाहते हो, इंटरव्यूअर चाहता है एक रिस्पोंडेंट से। एंड क्लोज इंटरव्यू होता है जिसके अंदर आपका जो भी इंटरव्यू है बिल्कुल आपको एक वर्ड में, एक लाइन में आंसर करना होता है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक। जैसे चेकलिस्ट होती है कि आपने चेकलिस्ट, जैसे आप ट्रिप पे जाते होगे या डेली कॉलेज या स्कूल जाते हो तो आप बहुत सारी चीजें देखते हो, टिफिन रख लिया, ड्रेस पहन ली है, वाटर बॉटल ले ली, पेन ले लिया, नोटबुक ले ली, तो ये हमारी ऐसी चेकलिस्ट है, तो हमें वैसे ही अकॉर्डिंगली आंसर करना होता है। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ कंडक्शन ऑफ इंटरव्यू, हमें इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करने हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि आपको उद्देश्य निर्धारित करने हैं कि हम इंटरव्यू को क्यों कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव लिख लोगे कि व्हाट यू वांट फ्रॉम द लर्नर। देन हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद वेन्यू कि आपको कहाँ पे और दिन कहाँ पे इंटरव्यू कराना है, क्या दिन रहेगा, क्वेश्चन और उसकी कैटेगरी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड है तो आपको प्रश्न उत्तर भी पहले ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और अनस्ट्रक्चर्ड है तो आप कैटेगरी देख लो कि अगर मुझे फोर्स पे पूछना है, मुझे फिजिक्स के लिए पूछना है, मुझे साइकोलॉजी के लिए पूछना है, देन हमें मेथड्स और रिकॉर्डिंग कैसे करनी है इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। और क्या करना है, हमें एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। कॉन्फिडेंशियल चीजें हम बाहर नहीं भेजेंगे, ये भी एश्योरेंस देनी है। ऑब्जेक्टिव पहले ही एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, और कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब पेन पेपर उठा के कोई लिख रहा है या लाइव सेशंस हो रहे हैं जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, इन चीजों का भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो तालमेल स्थापित करना है, गोपनीयता बना के रखनी है, आयोजित कैसे करना है उसका उद्देश्य बताना है, और रिकॉर्ड कैसे करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद आती है हमारी क्लोजिंग द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू को कैसे क्लोज करोगे, सबसे पहले सबको अपॉर्चुनिटी देने के बाद आप कन्विंस करोगे कि आपका जो ये सेशन था, इंटरव्यू शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इंटरव्यू टू ऐड समथिंग ही वांट्स टू ऐड। अपनी सारी चीजें बताने के बाद एक बार इंटरव्यूअर जरूर उसे अपॉर्चुनिटी देगा रिस्पोंडेंट को कि आप भी अपना बता सकते हो अगर आपको कुछ और ऐड करना है। नेक्स्ट, ग्रेटिट्यूड फॉर द इंटरव्यू, और हमारे जो साक्षात्कारकर्ता हैं जो दे रहे हैं उनके लिए आभार प्रकट करना है। और रिपोर्टिंग द इंटरव्यू कि आपने जो भी चीजें देखी, जैसे सुनी, जैसा उन्होंने आंसर किया, उसके लिए एक रिपोर्ट और फाइंडिंग्स। स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कहने की विधि। देखो, कहानी कहना बहुत आसान है, आप सबने सुनी होगी छोटे बचपन में, दादा दादी, नाना नानी सबसे सुनी होगी। उसमें क्या होता है, आपको किसी चीज का नरेशन करके
एक पर्सन कोई आपको कहानी सुना रहा होता है और आप बहुत ध्यान से वो कहानी सुन रहे होते हो। तो ये मेथड जो है हम अपनी प्री प्राइमरी या प्राइमरी क्लासेस में यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, या बच्चों के अंदर बच्चों को अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लाने के लिए। स्टोरी टेलिंग मेथड जो है हमारे प्राइमरी लेवल का मेथड है, और इसके अंदर क्या होता है कि हम जूनियर लेवल क्लासेस पे पढ़ा सकते हैं। इससे बच्चे जो हैं बहुत इंटरेस्टेड फील करते हैं, और स्टूडेंट जो हैं स्टोरीज को बहुत क्यूरियस होकर सुनते हैं, बिकॉज इट इज द हैबिट ऑफ चाइल्ड कि जिससे वो अपनी चीजें अच्छे से सुन पाए एंड बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट भी कर पाता है। टेलिंग स्टोरीज आर्ट लिटिल चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड बाय लिसनिंग। हम क्यों सुना रहे हैं कहानियां? क्योंकि छोटे बच्चे कहानी सुनकर बहुत ज्यादा खुश हैं। जनरली लिटिल वी डू नॉट लाइक द स्टडी। बहुत छोटे बच्चे जो हैं अच्छे से मतलब छोटे बच्चे जो हैं पढ़ना या फिर चीजें करना, मतलब सॉल्व करना, मैथ्स के सम निकालना काफी बोरिंग लगता है उन्हें। बट जब हम उन्हें कहानियां सिखाते हैं तो वो बहुत हीरोइक स्टोरीज में ना खो जाते हैं। तो कहानियां आपने सुनी भी होंगी, तो हम इसे एक टीचिंग लर्निंग मेथड और टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह भी प्रयोग में ला सकते हैं। हीरोइक स्टोरी होती है रामायण, महाभारत, पेट्रोटिज्म, ऐसी स्टोरीज हमारे पास हैं। अशोका की, गौतम बुद्धा की, या बहुत सारे हमारे जो थे राजा थे उनके बारे में, अकबर बीरबल की, ऐसी कहानियां भी हमने बच्चों को सुनाते हुए सुना है। इससे क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं बहुत इंटरेस्टेड फील करते हैं। दूसरा, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लर्निंग कराना काफी आसान हो जाता है। मीनिंग ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड। टेलिंग मीन्स द टेल स्टोरी। टेलिंग मीन्स व्हाट? हमें स्टोरी सुनानी है। ऑल द टाइम टेलिंग स्टोरी, द टीनी एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट आर मेड सो इजी। जब भी आप बच्चों को स्टोरी सुनाते हो तो आप जो मुश्किल पार्ट था ना वो काफी आसान हो जाता है बच्चों को, और स्टूडेंट्स को चीजें अच्छे से समझ आ जाती हैं। एक डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, दीक्षित एंड बाघेला। विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट, बिना किसी मटेरियल का प्रयोग किए हुए, द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड विच इज यूज्ड, हमारा जो सबसे प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक मेथड है बच्चों के इंटरेस्ट को गेन करने के लिए, वो मेथड है स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग क्या हुआ? कहानी सुनाना एक ऐसी विधि है जो बिना किसी भी प्रकार के मेथड को यूज करे हुए बच्चों के दिमाग में जाके बच्चों को चीजें समझा सकता है। टीचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड, डॉक्टर R.A. शर्मा कौन से प्रिंसिपल बनाए हैं? इट इज अ साइकोलॉजिकल, मतलब मनोवैज्ञानिक है, जो बच्चों के इंटरेस्ट, एटीट्यूड और एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए स्टोरियां सुनानी चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है तो आप छोटी स्टोरी सुना सकते हो, इजी स्टोरी सुना सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। सोशलाइज्ड होता है बच्चे, मतलब अगर स्टोरी टेलिंग कर रहे हो ना तो बच्चा ये देखता है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। रिकॉल करने की पावर बहुत अच्छी हो जाती है बच्चों की। आपने बच्चे को कोई स्टोरी सुना दी, जैसे छोटा बच्चा था या इवन बड़े बच्चे भी आके अपने घर पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने मम्मी पापा को वो चीजें सुनाते हैं, तो उनकी जो रिकॉल करने की है, दोबारा से चीजों को स्मरण शक्ति है, वो इनहेंस होती है, इंटरेस्ट बढ़ता है और इमेजिनेटिव पावर भी बच्चों की बढ़ती है। क्योंकि बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, उनके अंदर अपना भी कुछ मिक्सअप करके चीजों को बहुत अच्छे से इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं टाइप्स ऑफ स्टोरी, कहानियों के क्या प्रकार हैं। फर्स्ट है रियल स्टोरी। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल फैक्ट्स पे डिपेंड करती हैं, मतलब वो सच्चाई में घटित हुई हैं, और हम रियल स्टोरी जब बच्चों के सामने सुना रहे हैं तो वो वास्तविक कहानी होती है, मतलब उनके कैरेक्टर्स भी वास्तविक होते हैं, हिस्ट्री में वो मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव स्टोरी वो स्टोरी होती हैं, काल्पनिक स्टोरियां वो होती हैं जो टीचर या किसी बड़े ने अपनी कल्पनाओं के द्वारा बना ली है। जैसे किसी भूत प्रेत की कहानी बना ली, किसी ने कोई भी ऐसा जादू टोने वाली कहानी बना ली। इनसे क्या होता है, ये चीजें हिस्ट्री में नहीं पाई जाती, बस बच्चे क्या कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उन्हें इमेजिन कर लेते हैं, और इमेजिनेटिव स्टोरीज वो कहलाती हैं। तो ये हमारी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। और थर्ड हमारी स्टोरी का टाइप है हिस्टोरिकल इवेंट्स की। तो ऐसी स्टोरी जो हमारे इतिहास में पाई जाती हैं, और देयर इज अ नो स्टैंडर्ड फॉर इट, दैट डिस्क्रिप्शन में बी अवेलेबल फॉर प्योरिटी, और जिनकी डिस्क्रिप्शन, जिनकी व्याख्या प्योर रूप से हमें इतिहास में मिल जाती है। और ये स्टोरीज हमारी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाईयर स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे हिस्टोरिकल का एग्जांपल दूं मैं आपको, रामायण, महाभारत, किसी गॉडेस की स्टोरी सुनानी है, तो ये वाली स्टोरी हमारी कौन सी कहलाएंगी? हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित कहानियां। मेरिट्स, फायदे क्या हैं स्टोरी टेलिंग के? बहुत फायदे हैं। वर्बल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले तो बच्चे बोल के चीजों को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, अटेंशन गेन हो जाती है, इंटरेस्ट गेन हो जाती है, नॉलेज परमानेंट हो जाती है, रिकॉल की पावर बढ़ती है, इमेजिनेशन की पावर बच्चों की बढ़ती है, एंड थिंकिंग पावर इज ऑल्सो इनहेंस्ड। ये मेथड बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वो अपनी हिडन क्वालिटीज को भी शो करने की कोशिश करते हैं।
अकॉर्डिंग टू जार्विस दिस मेथड हेल्पफुल द कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट, यहाँ से बच्चों के आप आचरण को भी डेवलप कर सकते हो और अच्छी क्वालिटीज बच्चों को आप स्टोरीज के माध्यम से सिखा सकते हो। They listen the stories to the great man and get inspiration. जब आप एक अच्छे ऐसे इंसान महापुरुषों की कहानियां सुनाते हो तो बच्चे उनसे इंस्पायर होते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल भी बना सकते हैं, और जब वो इंस्पायर होते हैं चीजों से तो वो अपनी लाइफ में भी उन्हें लाने की कोशिश करते हैं। रिफ्रेश करने का काम करती है बच्चों को, क्योंकि बिना किसी मेथड के, बिना किसी इक्विपमेंट को यूज करके आप बच्चों का इंटरेस्ट गेन करना, इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट, बट स्टोरी टेलिंग मेथड से हम उनका इंटरेस्ट गेन करा सकते हैं। अब बात करूं डीमेरिट्स की, तो ये तभी अच्छी है जब आपके वर्बल एक्सप्रेशन जुड़े हों कहानियों से। जैसे कहानी मैंने इमेजिनेटिव कहानी सुना रहे हैं, अब भूत प्रेत की कहानी कोई सुना रहे हो, तो कब आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, कब आपको हाई पिच पे बोलना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कहानी सुनानी है। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ क्लास से है कि बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ता है। अगर वो कहानियां बार बार रिपीटेड होंगी तो भी बच्चा इंटरेस्ट फील नहीं करेगा, और अगर ज्यादा कंसंट्रेशन वाली होंगी तो छोटे बच्चों को समझ नहीं आएगी। एवरी रेफरेंस कांट बी टॉट बाय द स्टोरी मेथड, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट हम स्टोरी मेथड से नहीं करा सकते हैं। इन स्टोरी टेलिंग मेथड टीचर कॉल्ड स्टोरी एंड स्टूडेंट आर लिसनर, तो उनके सेंस ऑर्गन सारे इनएक्टिव हैं, बस उनका एक ही सेंस ऑर्गन है, वो है कौन सा, हियरिंग वाला। अगर टीचर एक्सप्रेस कर रहा है तो उन्हें विजिबिलिटी, उनका विजुअली स्किल भी वो हो सकते हैं। वन साइडेड मेथड है, स्टूडेंट पैसिव है और टीचर हमारा एक्टिवली काम कर रहा है। हायर और सेकेंडरी लेवल के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने देखा भी होगा जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लासेस में आते जाते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड खत्म होता चला जाता है। दिस मेथड चाइल्ड एक्सेप्ट्स द टीचिंग मेथड एज स्टोरी बाय हिस्टोरिकल, चीजें तभी अच्छी हैं जब वो हिस्टोरिकल है, कल्चरल है या इकोनॉमिक होंगी, बट अगर वो इमेजिनेटिव ज्यादा सुना रहे हो आप तो उनका भी कोई ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग स्टोरी टेलिंग मेथड। ऐसे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। फुल कमांड ऑन सब्जेक्ट मैटर, टीचर को जब स्टोरी सुनानी है तो उस सब्जेक्ट या जिसके रिगार्डिंग आप वो कहानी सुना रहे हो उस पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप इसके साथ यूज कर सकते हो बच्चों के इंटरेस्ट को बिल्ड कराने के लिए। आपके पास जितने भी आपकी हाई पिच, लो पिच, पॉजिंग, इनका ध्यान रखोगे आप, और प्रॉपर सेटिंग में स्टोरी सुनानी है कि बहुत ज्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट ना हो, बच्चों को इंटरेस्ट आए उनमें, तब हमें करानी है। और बच्चों के अंदर ऐसी स्टोरी हमें सुनानी है जो बच्चों के अंदर क्वालिटी को बिल्डअप करे, इफेक्टिव लर्निंग उनसे हो, आसान हो, साउंड हो और कॉन्टेक्चुअल, मतलब सिचुएशन बेस्ड हो। आप ऐसे जैसे ज्यादा इमेजिनेटिव या स्वर्ग की या फिर किसी अप्सरा की या फिर कोई भूत प्रेत की कहानी ज्यादा सुनाओगे बच्चों को तो वो उनकी सिचुएशन से मैच नहीं खाएगा, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी उनके रिगार्डिंग कम रहेगी। स्टोरी शुड बी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो बच्चों के, और जहाँ पे बच्चे इन द पॉसिबल स्टूडेंट शुड बी शोन द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द स्टोरी। और आप जब स्टोरी सुना रहे हो तो उसके साथ साथ आप उनके वो चीजें कहाँ घटित हुई हैं उनके ऐतिहासिक चिन्ह भी उन्हें दिखा सकते हो। द वे ऑफ टेलिंग स्टोरी शुड बी अट्रैक्टिव, कहानी सुनाने का तरीका काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए। नाइदर टू शॉर्ट नाइदर टू लॉन्ग, कहानी इतनी ज्यादा बड़ी भी ना हो और कहानी बहुत ज्यादा शॉर्ट भी ना हो, तो भी बच्चे इंटरेस्ट बहुत लेट गेन करते हैं कई बार, और जब तक वो इंटरेस्ट गेन करते हैं आपकी कहानी खत्म हो जाएगी तो भी इसका कोई बेनिफिट नहीं है। टीचर्स डायरी, आप बहुत फेमिलियर होगे टीचर्स डायरी से। एज अ स्टूडेंट भी आपने अपने टीचर्स के हाथ में एक डायरी जरूर देखी होगी जिसे वो डेकोरेट करके रखते हैं और उसके अंदर अपना कंटेंट लिखते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे ये टीचर्स डायरी होती क्यों टीचर्स के हाथ में, क्यों वो यूज करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पर्पस है टीचर्स डायरी रखने का। सो टीचर्स डायरी टर्म से क्या पता चल रहा है आपको कि टीचर्स के द्वारा रखी गई एक डायरी, उसे आप टीचर्स डायरी बोलते हो। अब टीचर्स डायरी हम दोनों के लिए होती है, दोनों इन द सेंस जो बच्चे प्री सर्विस में अभी सर्विस में नहीं आए हैं, मतलब अभी टीचर नहीं बने हैं, आप लोगों ने भी एज अ टीचर्स डायरी बनाई है, जैसे हम लेसन प्लान बोल रहे हैं, अपने लेसन प्लान बनाया आपने जो। और इन सर्विस टीचर्स के पास भी अपनी टीचर्स डायरी होती है जिसमें उन्हें रिकॉर्ड रखना होता है कि कौन सी डेट पे वो कौन सा काम करने वाले हैं, बाय फोरकास्टिंग भी करते हैं हम उसके अंदर। और ये डायरी रिफ्लेक्ट करती है हमारी कि हमारा कंसर्न क्या है सब्जेक्ट के लिए और हम उसे कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और ऑन व्हाट टाइम एंड ऑन व्हाट डेट, और उसके असेसिंग टूल्स भी उसके अंदर दिए होते हैं। सो ये टीचर्स डायरी के बारे में था। टीचर्स जर्नल और रिफ्लेक्टिव डायरी भी इसे बोला जाता है, जिससे आपने वो भी किया है, मतलब लेसन प्लान भी बनाए हैं और आपने रिफ्लेक्टिव डेली डायरी भी की होगी व्हेन यू आर ऑन योर टीपी। तो जब आपने वो रिफ्लेक्टिव डायरी बनाई थी वो भी आपकी एज अ टीचर डायरी की तरह ही काउंट होगी। तो जानते हैं अब क्या होता है इसके अंदर, अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द लेसन, कि आप
क्या पार्ट पढ़ाने वाले हो, टॉट विद एंड विदाउट लेसन प्लान और मेथड ऑफ स्ट्रेटजीज एंड यूज फॉर टीचिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्कूल ये बिल्कुल मैंडेटरी करते हैं कि उनके अध्यापकों को, टीचर्स को अपने लेसन प्लान बना के लाने हैं। कुछ ऐसे होता है जिसके अंदर आप बिना लेसन प्लान के पढ़ा सकते हो, बट आपको थोड़ी बहुत लिटिल बिट फोरकास्टिंग जरूर करनी होती है। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ द सुपरविजन फीडबैक एंड एक्सटेंट ऑफ फीडबैक एज was used to improve teaching। और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के जैसा होता है आपके पास, जैसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में हम चीजें सेव करते रहते हैं ना, गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की, जिसके अंदर आप क्या करते रहते हो, आप डे बाय डे डाटा ऐड करते रहते हो और आपको पीछे वाला डाटा भी साथ कैरी करना होता है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की तरह हमारे पास भी, टीचर्स के पास भी एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें पीछे का पूरी चीजें गिवन होती है, आपको कैसा फीडबैक मिला और उसके ऊपर आप आगे नेक्स्ट कार्य क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा अ ब्रीफ रिकॉर्ड टू द पीयर्स लेसन ऑब्जर्व्ड एंड फीडबैक, कि आपने कैसे, आप अपने पीयर्स के ऑब्जर्वेशन के साथ भी यहाँ पे लिख सकते हो और आपका क्या फीडबैक मिला है ये भी आप मेंशन कर सकते हो। रिफ्लेक्शन ऑन द स्कूल एक्सपीरियंसेस, कि आपको आपके स्कूल के दौरान आपको कैसे एक्सपीरियंस मिले, जैसे आपने रिफ्लेक्टिव डेली डायरी में लिखा हुआ था कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपने कौन सा लेसन आज पढ़ाया, आपको बच्चों ने सबसे अच्छी बात क्या बोली, या कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हुई है, तो यू कैन राइट इट डाउन इन योर टीचर्स डायरी। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग सेशंस ऑर्गेनाइज, अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ और ऑर्गेनाइजेशन की है तो कैसे किया, जैसे माइक्रो टीचिंग का किया है या टीचर ट्रेनिंग सेशंस किए हैं तो उसका भी ब्यौरा आप उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस गेन्ड ऑफ द डेवलपिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, और आपने अलग अलग प्रकार के जो परीक्षण बच्चों के साथ किए हैं उन परीक्षणों पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा था, आपने पूरा प्रशासन कैसे किया है, आपने उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थी और उनके क्या बेनिफिट हुए हैं, तो इन सबका ध्यान भी उस टीचर्स डायरी में लिख के रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटी, कि आपने जो शिक्षक सहायक गतिविधियां हैं वो कैसे कराई हैं, उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया है, प्रैक्टिस कैसे टीचिंग ट्रेनिंग की हुई है, और आपके बेनिफिट्स क्या थे ये एक्टिविटीज कराने के, एंड हाउ यू गिव द अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और पार्टिसिपेशन के बारे में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑन द वेरियस इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, आपके कक्षा कक्ष के अंदर और आपके कक्षा कक्ष के बाहर के अनुभव क्या रहे हैं, आपने प्रैक्टिस के दौरान कौन सी चीजें सीखी हैं, एंट्री लेवल ऑफ नॉलेज, जब आप क्लास में एज अ ट्रेनी इंटर करे थे तो बच्चों ने क्या नॉलेज गेन की, और आफ्टर आपकी टीचिंग के बाद बच्चों की क्या है, तो हम पूरा ब्यौरा उसके अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इन सर्विस टीचर्स डायरी, इन सर्विस जो अभी पढ़ा रहे हैं, लाइक आए जो भी अपनी सर्विस दे रही हैं, अपनी सेवाएं एज अ शिक्षक दे रहे हैं, वो कैसे लिखेंगे। टीचर्स डायरी उनकी क्या होती है, या तो बहुत सारे टीचर्स की, जैसे मैंने आपकी क्लास शुरू होने से पहले ही बोला कि बहुत सारे स्कूल्स ने बिल्कुल मैंडेट कर रखा है कि उनके अध्यापकों को अपने टीचर्स डायरी डेली बना के लानी है, और कुछ ऐसा होता है वीकली तो सबकी होती ही है, नो डाउट हर एक स्कूल के अंदर वीकली डायरी जरूर होती है, रिफ्लेक्टिव डायरी। इसके अंदर वीक की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जिसमें आपको क्या होता है फोरकास्टिंग करनी होती है, ठीक है। या कुछ ऐसी भी होती है फोर्टनाइट डायरी, कुछ फोर्टनाइट डायरी ऐसी भी होती है, मतलब 15 दिन में टीचर्स को लिखनी होती है, उसके अंदर आपकी फोरकास्टिंग पीरियड रहेगा कि मतलब आप नेक्स्ट 15 दिन में क्या कराने वाले हो, उसमें आप थोड़ी थ्योरेटिकली ब्रीफ डाल सकते हो कि आप ऐसे एक्टिविटी कराओगे, आप ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, और अपनी टीचर्स डायरी के अंदर आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखोगे अगर आप किसी भी टाइप की एक्टिविटी अपने कक्षा कक्ष में कराने जा रहे हो। यूज क्या है, फर्स्ट यूज है फोरकास्टिंग, आप पूर्व अनुमान बता सकते हो, मतलब आप ये बता सकते हो कि विद इन वीक में क्या क्या कार्य कराऊंगी, कैसे बच्चों को असेस करूंगी, कौन सा चैप्टर हम इसके अंदर खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट है गिविंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आपकी ऐसी डायरी लिखने से आप बिल्कुल अकाउंटेबल हो जाते हो कि आपने ये कार्य करवाया है, ऐसे करवाया है, ये टूल्स थे आपके पास, आपने ऐसे मूल्यांकन किया है। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, आपको जब भी अपने उद्देश्यों का निर्माण करना है, कौन से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशात्मक जो उद्देश्यों का निर्माण करना है वो पूरे ऑब्जेक्टिव वहां पे राइट डाउन कर देते हो, तो इससे भी पता चल जाएगा कि आपको किन उद्देश्यों को पूरे वीक या फोर्टनाइट में अचीव करना है। नेक्स्ट डिवाइडिंग द सिलेबस इनटू अ सुटेबल यूनिट्स, और आप अपने जो आपको सिलेबस मिला हुआ है, पाठ्यक्रम मिला हुआ है, आप उन्हें स्मॉल यूनिट्स में तोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा लेंदी एक साथ पढ़ाना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो आप फ्रेमवर्क बना के उसका कार्य
कर सकते हैं। लेबलिंग द मेरिटोरियस एंड मार्जिनल स्टूडेंट, जो बच्चे मेरिटोरियस है आप उनको भी मेंशन करोगे, और जो मार्जिनलाइज्ड है, सीमांत मतलब सीमांत सीमा के अंत पे रह गए हैं, बिल्कुल नंबर के लास्ट में रह गए हैं, उन्हें भी। एंटरिंग द टेस्ट रिजल्ट, आप अपने टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पे फोरकास्ट कर सकते हो। सो वी कैन कंक्लूड दैट जो हमारी टीचर्स डायरी होती है, टीचर्स के एक टाइप की हैंडी बुक होती है जिसके अंदर वो पूरी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, पूरा फोरकास्ट कर रहे हैं। कई बार टीचर्स डायरी डेली भी लिखवाई जाती है, कहीं कहीं पे वीकली है और कहीं कहीं पे फोर्टनाइट है, मतलब पाक्षिक है, एक पक्ष के अंदर, क्योंकि हमारा जो पूरा कैलेंडर मतलब पूरा मंथ होता है उसके अंदर 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन का और 15 दिन का। तो वो फोर्टनाइट की डायरी भी हो सकती है, उसके अंदर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखोगे, टेस्ट लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया है, एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कराई है, एसेस करने के टूल्स भी वहां पे लिख सकते हो। एंड दैट टीचर्स डायरी गिव यू द प्रॉपर फीडबैक कि आपको पूरे हफ्ते, पूरे 15 दिन में कैसे कार्य कराना है। आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर ऑल्सो मेंशन इन दैट डायरी। तो इससे एज अ टीचर्स आपको भी पूरा फोरकास्ट मिल जाएगा कि व्हाट ऑब्जेक्टिव वी हैव टू अचीव ड्यूरिंग दिस वीक और ड्यूरिंग दिस 15 डेज में जानेंगे हम पोर्टफोलियो होता क्या है, कहाँ पे इसकी यूसेज है और कैसे बनाए जाते हैं। सो पोर्टफोलियो का अगर मैं इटमोलॉजिकल मीनिंग जानने की कोशिश करूं तो ये हमारा 2 वर्ड से बना हुआ है। पोर्ट विच मीन्स होती है छोटी रिपोर्ट, द शॉर्ट रिपोर्ट, एंड द फोलियो विच मीन्स होती है कंप्लीट एंड लॉन्ग रिपोर्ट ऑफ अ पर्सन्स एक्टिविटी। सो इन जनरल पोर्टफोलियो क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ अ पर्सन, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन और लाइक विच एम्स टू डॉक्यूमेंट द डेवलपमेंट एंड प्रोसेस टू अचीव द गोल सेट। कह रहे हैं कि अगर आपको किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी चीज को कैसे समूह बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है, किसी पर्सन का ग्रुप बनाना है, इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी कॉर्पोरेशन के निगम के तहत अगर कोई कार्य करने हैं तो उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन किसकी, उसके डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस की, वो हमारी पोर्टफोलियो कहलाती है। स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो की बात करें तो अ पोर्टफोलियो पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, बच्चों के पूरे वर्क का, टेल्स अ स्टोरी एंड एफर्ट एंड प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, जो बच्चे की पूरी कहानी बताए, उनकी पूरी कहानी, उनकी प्रगति की कहानी क्या थी और उनकी उपलब्धि की कहानी क्या हो सकती है, इसके बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन दे वो हमारा पोर्टफोलियो होता है। अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट डेमोन्स्ट्रेट अचीवमेंट एंड इंप्रूवमेंट, जो बच्चे के बारे में क्या डेमोन्स करके दिखाए, आपको क्या प्रदर्शित करे कि बच्चों की उपलब्धि क्या रही है या बच्चों ने कहाँ कहाँ किन किन चीजों पे अपने ऊपर सुधार किए हैं। पोर्टफोलियो फॉर टीचर्स की बात करूं तो टीचिंग पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किन किन चीजों का डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड होता है। द आइडियाज, द ऑब्जेक्टिव, कि उनके टीचिंग के आइडिया क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथड वो कैसे यूज करते हैं, या अगर कोई लेसन पढ़ाना है तो उसके लिए प्लानिंग कैसे करोगे, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाएंगे, और अगर बच्चे को असेस कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रोसेस तो कैसे इंप्रूवमेंट लाओगे अपनी टीचिंग के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो एक क्लियर पर्पस एक्टिविटी होती है जो आपके लर्निंग टारगेट को फुलफिल या अचीव करने की कोशिश करता है। क्लियर पर्पस का मतलब है पहले से ही उद्देश्य को परिभाषित किया जाएगा। सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब सुव्यवस्थित है, संगठित है और बच्चे के हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। प्री एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइन, और जो हमारी पूर्व स्थापित दिशा निर्देश है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। प्रोसेस के बारे में बताएगा और वो भी कैसे, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ओर आपको इशारा करते होंगे। देन क्लियर एंड अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया, और हमारा किस चीज के लिए बच्चों को इवैल्यूएशन करने के लिए स्पष्ट और उचित मानदंड लेके चलेंगे। डेवलपिंग अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो, क्या क्या करोगे, स्टूडेंट्स की ग्रोथ के बारे में लिखोगे, मतलब ऐसी चीजें जो आप मेजर कर सकते हो, हाइट, बॉडी, बीपी, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, तो ये चीजें ग्रोथ में आ जाएंगी। स्पेसिफिक स्किल, अगर किसी स्किल पे बात कर रहे हो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या कोई और स्किल है बच्चों की, उन पे फोकस कर, साइंटिफिक स्किल है। देन क्विकली शो स्टूडेंट्स अचीवमेंट, उसके बाद बच्चे ने जो जो अचीव किया कि भाई ये फर्स्ट पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन थी, इतने मार्क्स गेन किए हैं, अटेंडेंस में इतनी परसेंटेज है, हमारी कंप्यूटर में ऐसी ग्रेड है। और अपने टीचिंग मेथड्स को भी टीचर्स को बार बार इवेल्युएट करना चाहिए, उसके ऊपर आप स्टूडेंट्स की पूरी रिपोर्ट बनाओगे। डिसाइडिंग हाउ विल यू ग्रेड इट, कैसे ग्रेड करोगे, यूज अ रूब्रिक। रूब्रिक क्या होते हैं बेटा, जब भी आपको किसी चीज को इलेबोरेट करके दिखाना होता है या किसी चीज के मार्क्स देने होते हैं तो आपके लिए, आप उसके लिए पहले से ही एक स्केल जनरेट कर लेते हो, आप उसे रूब्रिक बोलोगे कि अगर आप 0 नंबर दे रहे हो तो बच्चे ने क्या क्या लिखा होगा जिससे 0 नंबर देंगे, 1 नंबर दे रहे हो तो बच्चे ने क्या क्या चीजें लिखी होंगी, 2 नंबर पे क्या चीजें, 3 नंबर पे क्या चीजें, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देना रूब्रिक्स कहलाता है। लेटर ग्रेड A B C D ये ग्रेड दे रहे हो या रेटिंग स्केल दे रही हो, ठीक है। रेटिंग स्केल में हमारे पास 0 1 2 3 ऐसे। व्हाट विल बी इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करोगे,
स्पेसिफिक पीसेस, बच्चे के बारे में पूरी जानकारियां, कॉमन कोर, हमारी जो शिक्षा आप जिस चीज पे शिक्षण करा रहे हो उसका मेन फोकस किस चीज पे है, स्टूडेंट्स करेक्टली कैसे वर्क करेंगे, कैसे बच्चा टास्क परफॉर्म करता है, बेस्ट वर्क क्या है बच्चे का, और क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर 1 यूनिट। जैसे पहले 1 यूनिट के लिए आप बना के दिखा दो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। एंड जो वेरियस पीसेज है हमारे पोर्टफोलियो के, जैसे हमारी कौन कौन से बताया मैंने, ग्रोथ के बारे में बता रहे हो, असेसमेंट के बारे में बता रहे हो, बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हो, तो उन पीसेस को कलेक्ट करोगे और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ मच विल यू इन्वॉल्व द स्टूडेंट, आप कितना स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना चाहोगे। क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट एज, सबसे पहले जब भी एक पोर्टफोलियो बना रहे हो तो वो बच्चों की एज पे डिपेंड करेगा। इसके अंदर आप चेकलिस्ट भी रख सकते हो कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसे चेक करनी होगी कि ये बच्चे का हो गया, ये डन है, ये डन है। मान लो वैक्सीनेशन की बात करूँ तो वो डन है बच्चे का। यंगर स्टूडेंट्स में नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेडिंग स्केल, बच्चों को, छोटे बच्चों को ये ज्यादा समझ नहीं आता, तो इसके लिए आप और ऑप्शन भी रख सकते हो उनके अंदर। Then ask them the question such as why, did, how, ये आपने कैसे किया, क्यों किया, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। बच्चों को इन्वॉल्व करोगे और इनकरेज करोगे कि वो अपना कार्य इतने अच्छे से करे जो उनके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हो। विल यू यूज एज अ डिजिटल पोर्टफोलियो, क्या आप डिजिटल पोर्टफोलियो यूज कर सकते हो? यस, वी कैन यूज अ डिजिटल पोर्टफोलियो, जो हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से मदद से बनेगा। जैसे हम पेन पेपर पे बनाते थे, अब हम सीधा कंप्यूटर या लैपटॉप में भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो होते हैं जो डिजिटल पोर्टफोलियो होंगे, जिसके अंदर हमारी जो ट्रांसपोर्ट या मेकिंग का काम रहेगा वो हमारे यूसेज ऑफ कंप्यूटर के साथ ही रहेगा। अब हमारे उद्देश्य क्या है पोर्टफोलियो बनाने के? बच्चों को मॉनिटर करना, निगरानी में रखना, बच्चों के असेसमेंट को देखना जो हमारी सबमिटिव असेसमेंट होती है, और बच्चों की ग्रेड्स को डिटरमाइन करना जो भी हमारी सबमिटिव होती है। डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, द ग्रोथ पोर्टफोलियो, जिसके अंदर आप बच्चों की सिर्फ ग्रोथ को मेजर करोगे। मैंने कहा ना, हाइट, वेट, लेंथ, इन चीजों को, आई कलर। देन आते हैं शोकेश, बच्चों के जो चीजें हमें सिर्फ शो करके दिखानी है, द अचीवमेंट काइंड ऑफ। इसके बाद वर्किंग प्रोसीजर डिपेंडेंट होता है। क्लास पोर्टफोलियो, बच्चों की क्लासरूम एक्टिविटी से, एंड इवेल्युएशन यहाँ पे बच्चों की अचीवमेंट से रिगार्डिंग होगा। तो फर्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है जो हमारे बच्चों की टोटली परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और इंप्रूवमेंट पे डिपेंड करता है, डेवलपमेंटल हो जाएगा। शोकेस, जिसमें बच्चों के सिर्फ बेस्ट वर्क को शो किया जाता है, कुछ एरियाज को सेलेक्ट किया जाता है और वही एरियाज पोर्टफोलियो में दिखाए जाते हैं। जैसे आपने पोर्टफोलियो वर्ड कभी आपने मूवीज में, टीवीज में सुना हो कि एक्टर एक्ट्रेस रखते हैं, तो वो अपनी दी बेस्ट फोटोज के अंदर लेके चलते हैं, मॉडल्स वगैरह करते हैं। वर्किंग पोर्टफोलियो, जिसके अंदर आप बच्चों के मेंटेन्ड वर्क को देखोगे, वीकली, डेली, मंथली, ईयरली, कि बच्चे ने कोई कार्य कैसे किया है। देन आते क्लासरूम पोर्टफोलियो, जिसके अंदर टीचर्स के रिव्यू, टीचर की, बच्चे की नॉलेज, उस क्लासरूम के रिगार्डिंग कोई भी कार्य करता है तो वो उसका क्लासरूम पोर्टफोलियो कहलाएगा। Next are the evaluation, the portfolio which is going to evaluate the child and which will determine the achievement of the child, which is known as evaluation। तो ये हमारे बच्चों को ग्रेड देने में, बच्चों की परसेंटेज बताने में हेल्पफुल होता है। ये था हमारा पूरा पोर्टफोलियो के बारे में। आप, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनेक्डोट, एनेक्डोट्स क्या होते हैं? बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करने में, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने में जो हेल्प करते हैं, हम उन्हें एनेक्डोट रिकॉर्ड बोलते हैं। और इस क्लास में मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी कि एनेक्डोट्स होते क्या हैं, और इन्हें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है। देखो, एनेक्डोट्स क्या होते हैं, मैं बिल्कुल एक वर्ड में अगर बात करूं या एक सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, बच्चे की लाइफ का किसी इवेंट का या बच्चे की लाइफ के किसी एपिसोड को रिकॉर्ड करना एनेक्डोट्स कहलाते हैं। सो एन एनेक्डोट इज अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, बच्चे का किसी इंसिडेंट और एन इवेंट स्पेशली फॉर इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग नेचर। कैसा एनेक्डोट किसको बोलेंगे? जिसका नेचर कैसा हो, दिलचस्प या मनोरंजक हो। एंड विद द रेफरेंस ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस द स्टूडेंट एनेक्डोटल नोट्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। बच्चे के बारे में जब भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो बच्चे के बारे में पूरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को बताने वाले जो रिकॉर्ड होते हैं वो हमारे एनेक्डोट रिकॉर्ड होते हैं। नोट्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। क्या रिकॉर्ड करने के उनकी स्किल हो सकती है, एकेडमिक हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकते हैं। हार्प डिफाइंस एनेक्डोटल्स नोट्स the written records a teacher keeps of his or her observation of children। मतलब एनेक्डोट क्या होते हैं? जो टीचर के द्वारा ही बनाए गए हैं और टीचर अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए प्रयोग करते हैं। एनेक्डोटल नोट्स प्रोवाइड द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट अचीवमेंट, उनके बारे में, उनको पर्टेन कैसे किया गया, क्या ऑब्जर्वेशन रही और बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए इंडिविजुअल के बनाए जाते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है
क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में भी पार्टिसिपेट करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड और क्या करते हैं, बच्चे को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके मूल्यांकन करते हैं। पर्पस क्या है, आई थिंक आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड समझ आ गए हैं। उसकी किसी भी बच्चे का लाइफ इवेंट का स्नैपशॉट लेना, उस एपिसोड को रिकॉर्ड करना, उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करना, या लाइफ के उस सेक्शन को रिकॉर्ड करना जो बच्चे को प्लीज कर रहा है या बच्चे को इंटरेस्टिंग लग रहा है और बच्चे का मनोरंजन हुआ है, किसी भी तरह से वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कहलाएंगे। सो फर्स्ट पर्पस है हमारा रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। पहली बात क्या है, एनेक्डोटल क्यों करे जाते हैं रिकॉर्ड, बच्चे की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने के लिए कि बच्चे ने कोई गेम खेला है, कोई टेस्ट दिया है तो उसमें बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, स्टूडेंट्स के डाटा को मेंटेन रखने के लिए कि बच्चे का एट दैट टाइम उस लाइफ पे अगर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है तो हम उसे रिकॉर्ड कर सके। फैसिलिटेट टीचर्स टू प्लान, टीचर को योजना बनाने में हेल्प करेगा। फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक टू द स्टूडेंट, और बच्चों को उनका फीडबैक जो है साथ साथ प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए। एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का भी पार्ट है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, गो एंड चेक दैट वन। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में ये होता है जिसके अंदर आप बच्चे के पूरे डाटा को रिकॉर्ड करते हो, मतलब पुराने इवेंट्स को भी आगे जोड़ते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशन इन राइटिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको एनेक्डोट बनाते वक्त रिकॉर्ड करनी है। सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग की आप कहाँ से कर रहे हो, कौन सोर्स है। ट्राई टू रिकॉर्ड इटसेल्फ एज अ टीचर, या फिर अगर जिसको आपको मिल रही है तो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग को प्रॉम्प्ट करता है। रिकॉर्डिंग मतलब शीघ्र हो जानी चाहिए, जैसे आज इंसिडेंट हुआ है तो मैं 10 दिन ना लगाऊं उसके बाद रिकॉर्डिंग करूं, तो बहुत सारी चीजें जो इवेंट्स की हैं वो मिस हो सकती हैं। नेक्स्ट है यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज एनेक्डोटल फॉर्म्स। हमारे पास जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड का एक पूरा फॉर्म होता है, जिस फॉर्मेट पे हमें चलना है उसका ध्यान रखोगे आप एज अ टीचर। ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग, आपको अगर वो रिकॉर्डिंग करनी है तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिवली उसका उद्देश्य निर्धारित करोगे और आप कर क्यों रहे हो, उसका क्या पर्पस है उसे भी निर्धारित करोगे। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, एक अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे बच्चे को समझने में या पेरेंट्स को समझने में या स्कूल स्टाफ को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ब्रेविटी विच मीन्स आप ज्यादा ऐसा लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखना है, उसमें बिल्कुल कंसाइजली उसे लिखोगे और सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जानी चाहिए। एंड फ्रीक्वेंट रिव्यू, आप बार बार पे उन्हें रिव्यू भी कर सकते हो। बार बार पे रिव्यू करने का मतलब आप पूरे इंसिडेंट को एक बार लिखने के बाद रिव्यू भी कर दो, जिससे आपको पता चल जाए कोई चीजें मिस तो नहीं हुई है या कोई चीजें एक्स्ट्रा एड तो नहीं हो गई हैं। Next are the necessary details. Every inch of point have to be added to that information. मतलब जो भी इंपॉर्टेंस है वो सब आपको ऐड करनी है। ऑब्जर्वेशन एट डिफरेंट टाइम्स, आप डिफरेंट टाइम डिफरेंट एक्टिविटी पे करोगे। मान लो कि बच्चा ने गेम स्टार्ट करा है और बच्चे को मेडल मिल गया, तो यही आप उसकी अचीवमेंट नहीं है, उसने कैसे लिया, क्या टाइम था, उस टाइम पे उस बच्चे का क्या रिएक्शन था, सबसे पहले कहाँ था, दौड़ में पार्टिसिपेट किया तो वो सबसे आगे शुरू से ही था, बाद में हुआ, मतलब हमें हर एक डिटेल्स पे ध्यान देना है। एंड असेसमेंट टूल्स आर आल्सो यूज, जिससे आप असेस कर पाओ कि बच्चे का ये इंसिडेंट प्लेजर था। नेक्स्ट है सैंपल्स। सैंपल में एक सैंपल है हमारे पास, स्टूडेंट का नाम है रमन शर्मा, एज बता दी, ऑब्जर्वर कौन थे उन्होंने बता दी, देन डेट बता दी है इसके बाद कि किस डेट को उन्होंने ये किया है, देन सेटिंग, उसके बाद पर्पस है टू ऑब्जर्व। देखो मैंने कहा था ना आपको ऑब्जेक्टिविटी भी रखनी है, आपको रमन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल इक्वेशन विद पीयर्स, कि बच्चे ने सिंपल इक्वेशंस को दोस्तों के साथ कैसे सीखा। ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन क्या है, डज रमन सॉल्व द सिंपल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द प्लेन नंबर, क्या वो सॉल्व कर पाए या उसने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी। ये मैथ्स के टीचर द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, बट आप इन्हें पढ़ सकते हो कि सिस्टमेटिकली उसने पढ़ी है, फिर उसने फाइंड कर ली एक्स की वैल्यू। एनालिसिस क्या हो सकते हैं कि बच्चे ने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज किया है और उन्होंने स्टेप्स फॉलो करके सम को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट एडवांटेजेस बहुत सिंपल है, अच्छी एडवांटेजेस यही है इसकी, प्लानिंग को फैसिलिटेट करेगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे के रिकॉर्ड हो सकते हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की, बच्चे की क्या परफॉर्मेंस थी उसको आप इलैबोरेशन दे सकते हो पूरा, और कोई स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका जैसा इंसिडेंट था उसके बारे में वैसा ही लिख देना है। एंड इट इज अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल टेक्निक कि आप जो चीजें अच्छी हैं उसे ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है नेगेटिव एस्पेक्ट तो बिल्कुल छोड़ देने हैं, बट अगर बच्चे की अचीवमेंट अच्छी थी तो हम उन्हें ऐड ऑन कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ बिहेवियर कि उस समय पे उस बच्चे का व्यवहार कैसा था, दिस इज द प्रूफ। काइंड ऑफ रैशनल थिंकिंग, ओपन एंडेड ऑब्जर्वेशन, ओपन एंडेड है, आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो इन्हें, ऐसे कोई क्लोज एंडेड नहीं है। इनहेंस टीचर इंटरेस्ट, बच्चे का और टीचर का दोनों का इंटरेस्ट भी बिल्डअप होगा क्योंकि हम उनके लाइफ इवेंट के बारे में लिख रहे हैं। मॉडिफाई द करिकुलम, इससे हमारा जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसे भी मॉडिफाई कर सकते हो कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे रिमूव करके उसकी डेवलपमेंट अच्छे से कर भी सकते हैं।
देन बात आती है हमारी लिमिटेशन की। फर्स्ट है सब्जेक्टिविटी, हमें बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव है, ज्यादा विषय वस्तु ज्यादा ऐड करनी है आपको। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर, मान लो कोई बच्चा मेरे लिए अच्छा है तो मैं उसके बारे में अच्छा ही लिख सकती हूँ और किसी और टीचर को अच्छा नहीं लगता तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसके बारे में बुरा ही लिखें। देन लिमिटेड रिकॉर्डिंग, आप सिर्फ इवेंट को ही कर सकते हो, आप पूरी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते या बच्चे का पूरा एकेडमिक नहीं कर सकते। इट विल कंज्यूम द टीचिंग टाइम, क्योंकि टीचर को पूरा सब्जेक्टिविटी के साथ ही से लिखना है। एंड टीचर्स की मेमोरी क्या रही है इस चीज पे भी ये डिपेंड करेगा कि टीचर को वो पूरा इंसिडेंट याद है या वो बस अपने पास से चीजें एड ऑन करके लिख रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट आर एनेक्डोटल। एनेक्डोटल में क्या था, एनेक्डोटल्स में आप बच्चे की स्नैपशॉट, लाइफ इवेंट, इंसिडेंट या किसी भी ऐसी रिकॉर्ड कर रहे हो जो उसके लिए प्लेजर है या फिर रिक्रिएशन या मनोरंजन देने वाला है, एंड टीचर एंड स्टूडेंट बोथ फील इंटरेस्टिंग टू रिकॉर्ड दैट। और हमें फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और हमें रिकॉर्डिंग करते हुए बायसनेस भी शो नहीं करनी है, एंड एवरी इंचेस ऑफ कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना चाहिए, तब हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड देयर आर लिमिटेशन ऑल्सो, सारे रिकॉर्डिंग की होती, मतलब सारे मेथड्स की होती है कुछ ना कुछ लिमिटेशन, एंड वी हैव टू ट्राई टू ओवरकम विद दैट लिमिटेशन।